हाय एवरीवन, माय नेम इज मोहम्मद जाद हाशमी। तो आज हम बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जो छोटा सा टॉपिक हमारा यूज होता है नॉर्मल, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे टेंशन हो गया, नॉर्मल हो गया, स्प्रिंग बैलेंस हो गया, है ना, वेइंग मशीन हो गया। तो ये सब जो छोटी छोटी चीजें हैं मैं धीरे धीरे छोटा छोटा वीडियो डालता रहूंगा, क्योंकि यही सब बेसिक है जो आपको क्या करेगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और पूरी मैकेनिक्स आपकी मजबूत होगी इन्हीं सब बेसिक चीजों पर। ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स पर बात करते हैं कि नॉर्मल फोर्स होता है क्या बेसिकली। तो नॉर्मल फोर्स की अगर हम बात करें, नॉर्मल फोर्स होता क्या है? नॉर्मल फोर्स, तो नॉर्मल नाम से ही पता चल रहा है क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। मतलब अगर हम बात करें कि अगर हम मान लेते हैं एक बुक रखा हुआ हमारे किसी टेबल के ऊपर, और अगर किसी टेबल के ऊपर अगर कोई बुक रखा हुआ है, मान लेते हैं एम मास का कोई बुक है, तो अगर एम मास का बुक है तो धरती माता का प्यार होगा हमारे पास, धरती माता का प्यार लगेगा हमारे एम मास की बॉडी पर, क्या लगेगा, mg। तो mg फोर्स से इस बॉडी को क्या कर रहे होंगे, खींच रहे होंगे, मतलब अट्रैक्शन होगा mg नीचे। तो सोच के देखो, अगर एम मास की बॉडी पर या एम मास के बुक पर अगर mg फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो इस फोर्स की वजह से टेबल को तोड़ के नीचे जाना चाहिए था अगर नॉर्मली सोचे तो। लेकिन अगर टेबल पे किसी बुक को रख देते हैं तो वो टेबल पे ही पड़ा रहता है, वो तोड़ के नीचे नहीं जा रहा होता। इसका मतलब ये सिंपल सा है कि अगर हम जैसे ही टेबल पे रखते हैं इस एम मास की बॉडी को, तो हो ना हो टेबल भी एक ऑपोजिट डायरेक्शन में, टेबल भी एक ऑपोजिट डायरेक्शन में mg के फोर्स लगा रहा होगा, जो क्या कर रहा होगा, इस मास को बैलेंस करके रख रहा होगा, इक्विलिब्रियम में रख रहा होगा, नीचे नहीं जाने दे रहा होगा। दैट फोर्स इज बेसिकली नॉर्मल फोर्स। ये चीज है, तो दैट फोर्स इज बेसिकली नॉर्मल फोर्स। मतलब mg नीचे है तो इसको धस जाना चाहिए, लेकिन नहीं धस रहा है, इसका मतलब टेबल क्या कर रहा है, इस पर फोर्स लगा रहा है। तो दैट फोर्स इज बेसिकली क्या है, दिस इज द नॉर्मल फोर्स, है ना। तो इसका मतलब ये कि नॉर्मल फोर्स कब आएगा सर, जब कांटेक्ट होगा, जब कांटेक्ट रखोगे बुक को, क्योंकि बुक अगर टेबल ना रखो, अगर बुक को छोड़ दो तो बुक नीचे चला जाएगा। और जैसे ही अर्थ आया तो अर्थ का ग्राउंड आया, ग्राउंड ने क्या कर दिया, उसको रोक दिया। इसका मतलब फिर से कांटेक्ट आएगा ग्राउंड और बुक के बीच में, या फिर ग्राउंड और बॉडी के बीच में। जैसे ही कांटेक्ट आया वो नीचे नहीं जाने दिया, मतलब कांटेक्ट ने इसको रोक दिया, बॉडी के कांटेक्ट ने इसको रोक दिया। तो नॉर्मल फोर्स इज व्हाट, इट इज द कांटेक्ट फोर्स, इट इज द टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स एक्चुअली, है ना। तो फोर्स का एक टाइप होता है हमारा कांटेक्ट फोर्स, क्योंकि दो टाइप के हमारे कांटेक्ट फोर्स होते हैं, एक फ्रिक्शन फोर्स होता है, एक नॉर्मल फोर्स होता है। तो ध्यान से अगर आप देखें तो इस नॉर्मल फोर्स का अगर डेफिनेशन दिया जाए तो इट इज द कांटेक्ट फोर्स, it is the type of contact force, type of contact force which is perpendicular to contact surfaces, perpendicular to contact surfaces। जो सरफेसेस हैं, ये दो कांटेक्ट सरफेस आपको दिखेंगे दो बॉडी के, अगर उनके बीच में कांटेक्ट होगा और साथ ही साथ दबाव होगा, साथ ही साथ क्या होगा, दबाव होगा, तो उनके बीच में क्या लगेगा, नॉर्मल फोर्स लगना तय है। ठीक है, जैसे सिंपल से अगर हम बात करें, यहां पे नॉर्मल तो लगा, और नॉर्मल इस तरीके से लगा कि बॉडी को नीचे नहीं जाने देगा, मतलब नेट फोर्स इस पे जीरो है। नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब ऊपर का फोर्स नीचे के बराबर, दाहिने का फोर्स बाएं के बराबर। इक्विलिब्रियम का मतलब यही होता है, दाएं का फोर्स बाएं के बराबर, ऊपर का फोर्स नीचे के बराबर, मतलब जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस बैलेंस्ड होने चाहिए। तो इसका मतलब यहां पे जो नॉर्मल फोर्स लगेगा वो नॉर्मल फोर्स n बराबर सिंपली क्या लिख सकते हैं, mg लिख सकते हैं। सही बोल रहा हूं, n बराबर क्या लिख सकते हैं, mg लिख सकते हैं। लेकिन यही बात अगर मैं बोलूं कि बताओ कि एक बॉडी यहां पर ये है और एक बॉडी आपका यहां पर ऐसे रखा हुआ है, तो एक m1 मास की बॉडी है और एक m2 मास की बॉडी है, ये हमारा क्या रख दिया, ग्राउंड पे रख दिया, टेबल पे रख दिया, कुछ भी मान लेते हैं। तो यहां पे नॉर्मल लगेगा क्या, तो आंसर है हाँ, नॉर्मल यहां पर लगेगा। लेकिन कितने नॉर्मल लगेंगे ये आपको पहचानने आना चाहिए, कितने नॉर्मल लगेंगे ये आपको पहचानने आना चाहिए। तो जितने कांटेक्ट सरफेस रहेंगे उतने नॉर्मल लगेंगे, सिंपल सी बात है, जितने कांटेक्ट सरफेस उतने नॉर्मल आपके पास लगेंगे। ध्यान से अगर आप देखें तो हमारे पास कितने कांटेक्ट सरफेस मिले, एक कांटेक्ट सरफेस m1 और ग्राउंड का, ये वाला, एक कांटेक्ट सरफेस m2 और ग्राउंड का, ये वाला, ठीक है, और एक कांटेक्ट सरफेस m1 और m2 का। तो देयर आर 3 कांटेक्ट सरफेसेस जो आप देख रहे हैं, तो 3 नॉर्मल आएंगे। तो ध्यान से अगर आप देखें, एक नॉर्मल यहां आएगा और एक नॉर्मल यहां आएगा, लेकिन यहां पर कोई नॉर्मल नहीं आएगा।
इन दो बॉडी के बीच में M1 और M2 के बीच में कोई भी नॉर्मल नहीं आएगा। वाई? क्योंकि सर हमने पढ़ा है नॉर्मल होता है। हाँ होता है, जब आप इसको दबाएंगे तब नॉर्मल आएगा। नॉर्मल कैसे आते हैं? नॉर्मल कैसे आता है? नॉर्मल फोर्स कब आता है? जब किसी बॉडी को दबाया जाए। जब आप इसको रख दिए थे ना, यहां पे जब आप इसको रखे थे तो ये M मास का बॉडी नीचे जाने की कोशिश कर रहा था, इस वाले सरफेस को क्या कर रहा था? दबा रहा था, प्रेस कर रहा था। तो प्रेस कर रहा था तो यहां पे नॉर्मल आया, लेकिन अगर प्रेस नहीं करेगा तो कोई भी नॉर्मल नहीं आएगा। सिंपल सी बात, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप मान लेते हैं किसी आदमी को छत पे से कह दिया जाए कि भाई साहब छत पे से आप कूद जाओ और ऊपर अपने सर के ऊपर क्या रख लो? सर के ऊपर 20 केजी का वेट रख लो। 20 केजी का वेट रख के आप बोरी रख के, मान लेते हैं बोरी रख के, एक बोरी रखो अपने सर के ऊपर 20 केजी का, और उसके बाद छत से आप छलांग लगा दो। तो जैसे ही छलांग लगाएंगे, ध्यान से अगर आप देखें तो छलांग लगाने के बाद इनके बीच में कोई भी फोर्स नहीं रहेगा। क्या बोला? छलांग लगाने के बाद देयर इज नो एनी नॉर्मल बिटवीन दीज सर्फेसेस, है ना? क्यों नहीं होगा भाई? इनके बीच में नॉर्मल क्यों नहीं होगा? क्योंकि 20 केजी की बॉडी इसको दबा नहीं पाएगी। सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि जितना एक्सेशन बेटा इसका है ना, 20 केजी बॉडी का जितना एक्सेशन होगा, एक्सेशन कितना होगा? जी। और मैन का जो एक्सेशन होगा ये भी कितना होगा? जी। अगर इसका भी एक्सेशन और इसका भी एक्सेशन सेम है तो रिलेटिव एक्सेशन 0 हो गया, और अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो गया तो कोई किसी को दबा नहीं पाया। लेकिन यहां पे अगर आप देखें, टेबल रखा हुआ था, उसका एक्सेशन 0 था, उसका एक्सेशन था नहीं। लेकिन इस मास की बॉडी का जैसे ही आप छोड़े थे या फिर जैसे ही आप रखे थे, वो नीचे जाना चाह रहा था, वो जी एक्सेलरेशन से नीचे जाना चाह रहा था, लेकिन जा नहीं पाया। तो इस पर फोर्स लगा mg, तो ये खींच रहा था, तो ये दबा रहा था। लेकिन यहां नॉर्मल कोई फोर्स नहीं लगेगा, है ना? ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन मैं अभी आगे वाले वीडियो में फिर लूंगा, तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा सर क्यों नहीं होगा, है ना? मैं इसको इक्वेशन से सॉल्व करके बताऊंगा। देयर इज जीरो नॉर्मल, ठीक है? अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस वाले केस में यहां पर जब तक दबाएंगे नहीं तब तक फोर्स नहीं आएगा, नॉर्मल नहीं आएगा। नॉर्मल तभी आएगा जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको खींच रहे हैं, ठीक है? अच्छा जी, अब अगर आप ध्यान से देखें नॉर्मल फोर्स के बारे में, क्योंकि नॉर्मल फोर्स तो समझ में आ गया, नॉर्मल फोर्स ये होता है। दूसरी बात ये कि इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, मैग्नेटिक इन नेचर। ये नेचर में कैसे होते हैं? नेचर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का होता है, जैसे टेंशन होता है। टेंशन मैंने बताया था, टेंशन इज नथिंग बट इट इज एक्स्ट्रा जनरेटेड फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एक्स्ट्रा जनरेटेड फोर्स होते हैं, दैट इज बेसिकली नोन एज हमारा टेंशन। उसी तरीके से यहां भी क्या होता है? यहां भी नॉर्मल इसी टाइप का फोर्स होता है, कॉन्टेक्ट फोर्स, है ना? स्ट्रिंग भी तो कॉन्टेक्ट फोर्स था, कॉन्टेक्ट होने के कारण आया था। जब आप पुल कर रहे थे तब आपका क्या आ रहा था? टेंशन आ रहा था, फोर्स आ रहा था एक तो यहां भी इसी तरीके से होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन नेचर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का होगा, जब किसी बॉडी को आप दबाएंगे तभी नॉर्मल लगेगा। दबाने से होता क्या है ना, जब आप किसी चीज को प्रेस करते हो तो आपके बॉडी का जो मॉलिक्यूल्स है और जो जिस बॉडी को आप प्रेस कर रहे हो उसका जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होता है। उस इंटरेक्शन को ही बेसिकली हम क्या बोलते हैं? उस इंटरेक्शन के एक कंपोनेंट हमारा कहां बढ़ता है? कॉन्टेक्ट सरफेस के पैरेलल में बढ़ता है, और उसी इंटरेक्शन का एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बढ़ता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? बेसिकली नॉर्मल। ये थोड़ी सी आगे वाली चीजें हैं, लेकिन आप ऐसे रट सकते हैं कि हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर होता है। और जो मैंने बताया अगर आपको समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? तो ये नॉर्मल होता है। तो नॉर्मल तो समझ में आ गया सर, इसका डायरेक्शन कैसा होगा? डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल in such a way that it presses the body, it presses the other body। इसका डायरेक्शन इस तरीके से होगा कि ये दूसरे बॉडी को क्या कर रहा होगा? प्रेस कर रहा होगा, है ना? चलो मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूं कैसे हम नॉर्मल समझेंगे सर, किस जगह कितना नॉर्मल होगा। तो ध्यान से अगर आप देखें 2-4 एग्जांपल समझते हैं कि अगर मैं बात करूं कि हमारा कॉन्टेक्ट सरफेस है, ग्राउंड है हमारा, है ना? इस ग्राउंड के ऊपर दो बॉडी रखी गई है।
अगर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तो कोई भी नॉर्मल नहीं आएगा, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब कोई फोर्स नहीं लगाएंगे एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में तो ये बॉडी इसको दबाएगी नहीं, ना तो ये बॉडी इसको दबाएगी, तो कोई नॉर्मल नहीं आएगी। लेकिन अगर इसका भी कोई, इसका ए बॉडी है, ये बी बॉडी है, तो इसका और इसका मास हुआ और इधर आपने फोर्स लगाया, दबाने की कोशिश की, मतलब चलाने की कोशिश की, और अगर चलाने की कोशिश की तो ध्यान से अगर आप देखें तो ये वाला जो कांटेक्ट सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं हरकत करना स्टार्ट करते हैं। मतलब कि अगर ये बॉडी ए पे आपने फोर्स लगाया है, ए चलना स्टार्ट किया, तो ये वाली बॉडी इस वाली बॉडी को क्या कर रही है, धकेल रही है, दबा रही है। तो अगर दबा रही है तो ध्यान से अगर आप देखें तो ए वाली बॉडी बी वाली बॉडी को प्रेस करेगा, प्रेस करने का डायरेक्शन ऐसा ही होगा, और बी वाली बॉडी ए वाली बॉडी को भी प्रेस करेगा, क्योंकि एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हमेशा पेयर में होते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर। तो ध्यान से अगर आप देखें तो अगर बॉडी इधर जा रही है तो ए वाली बॉडी बी को प्रेस करेगा, तो प्रेस करने का जो डायरेक्शन ही होता है बॉडी पर, वही क्या होता है, नॉर्मल। तो वही मैंने बोला, इन सच अ वे दैट इट प्रेसेस द अदर बॉडी। अच्छा, अदर मिट गया क्या, इट प्रेसेस द अदर बॉडी। तो इस वाले पर ये प्रेस करेगा, धक्का देगा, ये वाला इसको धक्का उतने ही फोर्स से दे रहा होगा, तो ये इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा, तो ये ए बी को धक्का देगा, तो इसमें नॉर्मल लगा कितना, मान लेते हैं N1, बी ए को भी धक्का देगा तो नॉर्मल कितना लगेगा, N1। क्यों N1 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा क्या सर? आंसर है हाँ, रिएक्शन एक्शन रिएक्शन पेयर होता है ना, ये एक्शन रिएक्शन पेयर। अच्छा जी, एक आध एग्जाम्पल से और समझते हैं, एक आध एग्जाम्पल से इसको हम और समझते हैं। जैसे सिंपल सी बात अगर मैं बोलूं कि मान लेते हैं ये क्या है, इस तरीके से हमारा एक रॉड रखा हुआ है, या लैडर समझ सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर हमारा ये लैडर रखा हुआ है, ये हमारा पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट बी है, तो यहां पे नॉर्मल कैसे लगेगा सर? हमेशा कॉन्टेक्ट सरफेस है ना, कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। तो यहां पे कॉन्टेक्ट आया, यहां पे कॉन्टेक्ट आया, दो कॉन्टेक्ट दिखा, तो दोनों कॉन्टेक्ट सरफेसेस के क्या करना है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल होगा। तो ध्यान से अगर आप देखें तो इस रॉड पर फोर्स किधर लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। कैसे सर? ये कॉन्टेक्ट सरफेसेस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऊपर। सर नीचे नहीं हो सकता क्या? आंसर है नहीं। ये आपका बेटा ग्राउंड है ना, ये अगर ग्राउंड है तो ध्यान से अगर आप देखें तो ग्राउंड रॉड के बी पॉइंट को धक्का दे रहा होगा, ऊपर दबाना चाह रहा होगा, दबाने के डायरेक्शन को ही नॉर्मल बोलते हैं। तो ग्राउंड आपके बी पॉइंट को ऊपर दबा रहा होगा, और ए वाला पॉइंट ये वाला जो वॉल है ये ए पॉइंट को इधर दबा रहा होगा, तो ये वाला ऊपर दबाएगा और ये वाला वॉल क्या करेगा, ए वाले पॉइंट को इधर दबाएगा। तो ध्यान से देखिए, यहां भी नॉर्मल ऐसे आएगा और यहां नॉर्मल ऐसे आएगा, यहां बोलेंगे नॉर्मल एट द पॉइंट ए, नॉर्मल एट द पॉइंट बी, इस तरीके से लगेगा। अब जैसे मान लेते हैं कोई स्फीयर है, अब ये हमारा अगर स्फीयर है तो स्फीयर पे नॉर्मल बनाना है, ये इस तरीके से टच में रखा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से अगर टच में रखा हुआ ये पूरा पूरा स्फीयर, तो बताइए सर नॉर्मल कैसे होगा? आपको दिख गया एक कांटेक्ट सरफेस आपको ये दिख रहा है, तो नॉर्मल फोर्स ऐसे और ऊपर की तरफ ही होगा, क्योंकि ग्राउंड बॉडी को ऊपर की तरफ प्रेस कर रहा होगा। अच्छा, ये वॉल इसको इस तरफ प्रेस कर रहा होगा, तो यहां पे ये नॉर्मल N1 और यहां पे ये नॉर्मल N2, ठीक है। तो इस तरीके से नॉर्मल आएंगे, ये N1 नॉर्मल, ये N2 नॉर्मल है ना। ये N2 नॉर्मल कब आएगा? जब इसको आप दबा के रखेंगे इधर, क्योंकि ऐसे छोड़ देंगे तो इधर पलट जाएगा ना, तो इसको आपको एक फोर्स एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। मैं सिर्फ नॉर्मल बता रहा हूं कि कितना होगा। तो यहाँ नॉर्मल होगा, यहाँ नॉर्मल होगा, और आप अगर ध्यान से अगर आप देखें तो अगर स्फीयर अगर आप देख रहे हैं तो नॉर्मल हमेशा पासेस थ्रू द सेंटर, नॉर्मल फोर्स ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, नॉर्मल किस तरीके से लगेगा। मान लेते हैं इस टाइप से हमारा एक ग्रूव है, नाली समझते हैं ना, ये ग्रूव है, एक कांटेक्ट यहाँ है, एक कांटेक्ट यहाँ है, तो दो नॉर्मल आएंगे, दो नॉर्मल आएंगे, वो हमेशा नॉर्मल कहां से पास करेंगे? हमेशा सेंटर से पास करेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक नॉर्मल यहाँ N1, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक नॉर्मल यहाँ N2, और दोनों नॉर्मल हमेशा कहां से पास होने चाहिए? स्फीयर के सेंटर से पास होने चाहिए। और दूसरी बात, सर इस पर नॉर्मल इधर ही क्यों लगा? क्योंकि बेटा ये वाला सरफेस इसको इधर प्रेस कर रहा होगा, ये वाला सरफेस इसको, इस वाले स्फीयर को इधर प्रेस कर रहा होगा, इस तरीके से नॉर्मल यहां पर लगा है, ठीक है। एक लास्ट केस लेते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं इसको, है ना। एक केस हमारा ये है
कि मान लेते हैं ये हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर एक बॉडी रखी गई है और इस बॉडी के ऊपर एक बॉडी और रखी गई है। ये बॉडी ए हो गया, ये बॉडी ए हो गया और ये बॉडी मान लेते हैं बी है और ये ग्राउंड के ऊपर रखा गया है। अच्छा, इस तरीके से अगर रखा है तो बताना है नॉर्मल किस तरीके से कहां कहां लगेगा। तो ध्यान से अगर आप देखें तो एक कॉन्टेक्ट सरफेस ये वाला आपको दिख गया और एक कॉन्टेक्ट सरफेस ब्लॉक बी और ग्राउंड के बीच में दिख गया। तो ए और बी के बीच में भी कॉन्टेक्ट आएगा, कॉन्टेक्ट नॉर्मल फोर्स आएगा और बी और ग्राउंड के बीच में भी नॉर्मल फोर्स आएगा। ठीक है, आइए एफबीडी बनाते हैं। ध्यान से अगर आप देखें तो ए वाले बॉडी पे नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा? ए वाले बॉडी पे नॉर्मल फोर्स लगेगा आपका किधर? ऊपर। क्यों? क्योंकि ए वाला बॉडी इसके ऊपर रखा है तो ए वाले बॉडी को कौन दबाएगा? बी वाला दबाएगा। बी वाला ऊपर की तरफ दबाएगा तो नॉर्मल ऊपर आएगा। दबाने को ही, बॉडी को जो दबाने का डायरेक्शन आएगा दूसरे बॉडी से, वही आपका नॉर्मल है और कुछ भी नहीं है। ध्यान से अगर आप देखें नॉर्मल फोर्स इधर N1 ऊपर लगा तो इसका वेट भी कुछ होगा। वेट मान लेते हैं वेट ऑफ ए, और ये अगर इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है तो N1 बराबर WA होगा। ठीक है, अब बी बॉडी की बात करते हैं। बी बॉडी की अगर बात करते हैं तो ध्यान से अगर आप देखें तो एक्शन रिएक्शन पेयर से बी ने लगाया ए पर नॉर्मल ऊपर तो ए भी लगाएगा बी पर नॉर्मल नीचे। ए बी को दबाएगा नीचे, बी ए को दबाएगा ऊपर, ऐसे है ना। तो बी ए को दबा रहा है तो नॉर्मल फोर्स यहां पे जो लगेगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा N1। ये तो एक्शन रिएक्शन वाला पेयर हो गया, है ना। एक इसका वेट लगेगा WB और साथ ही साथ इस कांटेक्ट के कारण इस पर एक और नॉर्मल लगाएगा जो ग्राउंड लगा रहा होगा। ग्राउंड कैसे लगा रहा होगा? ग्राउंड लगाएगा बी को, ग्राउंड प्रेस करेगा बी को उधर, तो कितना हो जाएगा? ये नॉर्मल N2 ऊपर की तरफ। इसको क्या लिखेंगे? दूसरा नॉर्मल N2, है ना। एक कॉन्टेक्ट सरफेस हमने तो इसका भी बनाया था ना, यहाँ पर नॉर्मल N1, लेकिन इस वाले कॉन्टेक्ट सरफेस का N2 कितना है? ऊपर की तरफ। ध्यान से देखें अगर इक्विलिब्रियम में है तो क्या लिखेंगे? इक्विलिब्रियम में लिखेंगे N1 बराबर W इंटू ए नहीं है, WA है। ए बॉडी का वेट है, सॉरी। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ऊपर का फोर्स नीचे के बराबर। ऊपर का फोर्स क्या है? ऊपर का फोर्स है N2, N1 प्लस में कितना हो जाएगा? WB, वेट ऑफ बॉडी, है ना। तो इस तरीके से नॉर्मल के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। ढेर सारे क्वेश्चंस आपके बुक में दिए जाते हैं, है ना। आई होप आप नॉर्मल सीख गए होंगे कि नॉर्मल का डायरेक्शन कैसे लगाया जाता है, नॉर्मल फोर्स क्या होता है। इट इज नथिंग बट दिस इज द कंपोनेंट ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेसेस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।